हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे लास्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। जिसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं लाइक कुछ ग्लैंड्स बचे हुए हैं और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जो हार्मोन्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साथ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैनक्रियाज ख़त्म कर लिया था। पैनक्रियाज के बारे में जो भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पैनक्रियाज में 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो पैनक्रियाटिक टिश्यू का केवल 1 to 2% होते हैं, ठीक है। तो ये, और उसके बाद हम लोगों ने इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इन सब हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट ग्लैंड। हम लोग ऊपर से ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं, जो भी हमारे क्रेनियम में था, ब्रेन में के अंदर या स्कल के अंदर था। हम लोगों ने हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, फिर नीचे आए हम लोग थायराइड पढ़े, ठीक है। और उसके बाद पैराथायराइड पढ़ा, फिर थाइमस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पैनक्रियाज पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। पहली बात, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, वो हमारे किडनी के ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए दिस इज़ द किडनी, अगर ये किडनी है, ठीक है ना, तो इसी के ऊपर ऐसे होती है एड्रिनल ग्लैंड। सो अबव द किडनी, इसलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड, या इसको ईपीरेनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम लोग एंगर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके सारे हम नाम बता दे रहे हैं आपको। इसको हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड का मतलब मैं आगे आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगी। तो दिस इज़ द 4S ग्लैंड, एंगर ग्लैंड, ईपीरेनल और सुप्रा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके सिक्रीशंस, जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, इसलिए इसको एंगर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो एंगर ग्लैंड, ईपीरेनल, सुप्रारेनल एंड 4S ग्लैंड। अब देखिए, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आपके पास कितने एड्रिनल ग्लैंड हो गए, पेयर्ड हो गए ना, हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड। अब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पार्ट होता है। जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। हमने स्टार्टिंग में आपको ओरिजिन पढ़ाया था, या वी कैन से कि इसकी जो इस ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है, सारे ओरिजिन हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो बताइए मुझे, कॉर्टेक्स की ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है कि एंडोडर्मल है कि मीजोडर्मल है। हमने बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक्टोमीजोडर्मल होती है, एक्टोमीजो। इसमें जो मेड्यूला होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है, एक्टोडर्मल, जबकि जो कॉर्टेक्स होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। हमने आपको बताया था कि मेड्यूला में M आ रहा है तो आप क्रॉस करके ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो आप मतलब क्रॉस से याद रखना कि जो M है मीजोडर्मल, वो मेड्यूला का नहीं है बल्कि किसका है, एक्टोडर्मल का। या वी कैन से कि जो ये मेड्यूला है उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल नहीं है, क्या है, एक्टोडर्मल है। तो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके हार्मोन्स, अब बताइए मुझे, थोड़ा सा याद करिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि मैंने कहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये कैसे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयडल, जबकि ये एमिनो डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे होते हैं, एमिनो डेरिवेटिव्स, जिसको हमने कहा था कैटेकोल अमाइंस कहा था ना, अमाइंस आ रहा है ना इसमें। तो इसके हार्मोन्स कैसे होते हैं, कैटेकोल अमाइंस होते हैं। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब हम लोग देखिए, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके सारे के सारे सीक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सीक्रीशंस में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जैसे हम इस ग्लैंड को इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो इसमें कई लेयर्स मिलेंगी हमको, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या होगा, कॉर्टेक्स है पूरा। ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और इसके नीचे ये वाली क्या है, एड्रिनल
मेड्यूला है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर हमें देखने मिल गई, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। टिश्यूज़ का कंपोजिशन यहाँ पे अलग अलग होता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ और हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड के हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स और उससे रिलेटेड हार्मोन्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, पहले हम कॉर्टेक्स के हार्मोन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। सारे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन से सिक्रीट किया उसको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ पे 3 जोन होते हैं, इसमें भी 3 जोन होते हैं। पहला जोन है, ठीक है, ध्यान से आप समझते रहिएगा। जो पहला जोन है उसको हम लोग कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा जोन है जोना फैसिक्युलाटा, ठीक है, फैसिकुलेटा। और सबसे लास्ट वाला जो जोन है उसको हम कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस। रेटिक्युलरिस, ठीक है। जीएफआर से याद कर सकते हैं आप, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज़ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से आप इसको याद रखेंगे। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ABCDEF से। आप देखिए आर सबसे लास्ट में आ रहा है ना, आर सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब जो इनर है, क्योंकि इनर आउटर आपको पता होना चाहिए। बीच वाला तो आपको पता है फैसिकुलेटा है, लेकिन कौन इनर है कौन आउटर है, तो आउटर इज़ द जी। और जो आर है सबसे लास्ट में आता है ना, तो उसको आप इनर समझिएगा, अल्फ़ाबेटिकली आई एम सेइंग, ठीक है। तो GFR से अगर आप याद रखेंगे ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। जितने इनके जो भी हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकॉइड्स कैसे हार्मोन्स हैं भाई, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से इसको हम लोग समझते चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। जो ग्लोमेरुलोसा है, ये इसका जो हार्मोन होता है इसको हम लोग कहते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। देखिए क्योंकि कलेक्टिवली सारे हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, इसके सीक्रीशंस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसके सीक्रेशंस को हम लोग कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब कैसे याद करना है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। ग्लोमेरुलोसा, MERE, ये सब जो मिनरल वाला जो आप इसको आप अगर प्रोनंसिएट करेंगे, देखिए ये कोई मैं ऐसे कोई मैजिक तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे बता दूं आप कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे कोरिलेट कर सकते हो। जैसे ग्लोमेरुलोसा मिनरल टर्म वाला, मिनरल टर्म में ये इससे ज़्यादा मैच कर रहा है, मेरुलोसा, ठीक है ना। तो जो ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगा, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। फैसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये जो रेटिकुलरिस है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कोरिलेट करके आना चाहिए। यहाँ पे और कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते, तो बस आप एक तरीके से एक कोरिलेशन के साथ आप पढ़ सकते हो उसको। तो मेन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड इज़ द एल्डोस्टेरोन। सबसे मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरोन। सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल, या फिर ये इसका ये कॉर्टिसोल एक सोल जो है वो क्या है, इसका अल्कोहल है। और अगर हम इसका कीटोन लेना चाहेंगे तो इसको हम कार्टिसोन भी कह सकते हैं, कार्टिसोल या कार्टिसोन, ओके। इसके बाद जो मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड है वो है DHEA। DHEA को हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रो ईपीएंड्रोजन। मेन सेक्स कार्टिकॉइड होता है ये डाईहाइड्रो ईपीएंड्रोजन। मतलब अब आप कहोगे कि क्या ये फीमेल में भी सीक्रेट होता है? यस, ऑब्वियसली ये एंड्रोजन फीमेल में भी सीक्रेट होता है।
जो फेशियल वी कैन से जो एक्सियल हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है, इन सब का जो ये सब फॉर्मेशन के लिए सेक्स कार्टिकॉइड ही रिस्पॉन्सिबल है। ये मेन सेक्स कार्टिकॉइड क्या होता है, डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोजन, एंड्रोजन फीमेल में भी रिलीज होता है। अगर इसका जैसे हाइपर सिक्रीशन कभी हो गया तो फीमेल में विरिलिज्म होने लगता है, ठीक है, जिसको हम एंड्रोजेनिक विरिलिज्म कहते हैं। विरिलिज्म का मतलब फीमेल क्या करती है, वो मेल के कैरेक्टर शो करना, जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देती है। लाइक उनमें फीमेल्स में क्या होने लगता है, क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए मेल में अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि मेल में ऑलरेडी एंड्रोजन है, लेकिन फीमेल में ये ज़्यादा इफेक्ट डालना शुरू करता है। इसका हाइपर सिक्रीशन हुआ तो डिसऑर्डर में आता है ये, जिसको हम विरिलिज्म कहते हैं, विरिलिज्म, ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होने लग जाता है, फीमेल में बियर्ड मॉस्टिचेस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मसल्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, शोल्डर्स डेवलप, और जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, लो पिच्ड होने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरॉन मेन है, याद रख लेना है ये कैसे कैसे है। अब एल्डोस्टेरॉन पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, डीसीटी ऑनवर्ड से सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लड में रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। मतलब ये क्या करता है बताइए मुझे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी ऑनवर्ड्स, ठीक है, डीसीटी ऑनवर्ड्स से, डीसीटी और डीसीटी के आगे वी कैन से, या फिर बस हम डीसीटी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, डीसीटी से या नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भी जो डीसीटी पार्ट है उससे सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है ये ब्लड में। इसका एक और काम है, ये क्या करता है, सीक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट इन यूरिन, मतलब पोटेशियम और फॉस्फेट का यूरिन में सिक्रीशन, मतलब इसका एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन है, किसका मेन फंक्शन है, ये एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, दिस इज द कॉर्टिसोल, ठीक है ना। कार्टिसोल क्या करता है, पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दो तीन चीज़ें। ये किडनी फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, पॉइंट्स याद रखना है। अब देखिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। मैं इसके पहले जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो एकदम अलग से फंक्शन है, उसको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो आपको सबसे मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन इसके जो इम्पॉर्टेंट जो सबसे अलग फंक्शन है मैं उसको बता देंगे। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हमारे सेलुलर इम्यूनिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्योंकि सेलुलर इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, क्योंकि जब ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन वी कैन से, जो ग्राफ्टिंग के दौरान, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हमें कुछ ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारे सेलुलर इम्यूनिटी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है या सप्रेस कर देता है, क्योंकि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके लिए हमारी सेलुलर इम्यूनिटी ही, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, टी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या करते हैं, वो सेलुलर इम्यूनिटी को इनहिबिट करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अब मतलब नेक्स्ट ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, देखिए होता क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है।
होता क्या है, जैसे आपके कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, उनमें हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसके इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। शुगर मेटाबॉलिज्म से शुगर मेटाबॉलिज्म, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो शुगर मेटाबॉलिज्म में भी किसका मेन, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि नाम ही है इसका ग्लूकोकॉर्टिक, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अलावा ये लिपोलाइसिस भी करता है। जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है उसको तो ज़रूर याद रख लेना। इसके अलावा ये लिपोलाइसिस भी करता है, प्रोटियोलाइसिस भी करता है, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नोट जरूर कर लेना, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये अभी अलग है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। जो मेन सेक्स कार्टिकॉइड्स है वो क्या है, डाईहाइड्रोईपीएंड्रोजन। और ये क्या है, ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। बात को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ के लिए, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ के लिए, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इनका हाइपर सिक्रीशन होता है तो मेल ज़्यादा अफेक्टेड नहीं, तो मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेल में ऑलरेडी एंड्रोजन है। लेकिन फीमेल में अगर इनका हाइपर सिक्रीशन होता है तो फीमेल में मेल जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक बियर्ड, मस्टेचेस, ठीक है, और मसल डेवलपमेंट, लो पिच्ड वॉइस, ये सब डेवलप होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विरलिज्म, एंड्रोजेनिक विरलिज्म, ठीक है, एंड्रोजेनिक विरलिज्म, ओके। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं। अब देखिए, मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हम लोगों ने एड्रिनल मेड्यूला डिस्कस नहीं किया है। एड्रिनल मेड्यूला डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं, देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट से एक ऐसा आया, मतलब ये सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, पहला वाला 1s। दूसरा क्या करता है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, 2s, ठीक है। थर्ड क्या है, ये सेक्स कैरेक्टर जो भी हैं, 3s। और एड्रिनल मेड्यूला स्ट्रेस हार्मोन है, क्या है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, 4s। बात समझ में आ रही है। तो इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, 4s ग्लैंड कहते हैं। 4s का मतलब क्या हुआ, 4s का मतलब हुआ सॉल्ट, शुगर, सेक्स एंड स्ट्रेस। बात समझ में आ गई है। तो दिस इज द 4s ग्लैंड। इज इट क्लियर। चलिए, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स भी देख लेते हैं। एक डिसऑर्डर होता है, सबसे पहला एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं एडिसन डिसऑर्डर, यही है एडिसन डिजीज। व्हाट इज द एडिसन डिजीज, सबसे पहला एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मेरी बात को अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक चीज़ कि एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एंडोक्राइनोलॉजी। इसके फादर थे एडिसन,
ओके और इन्होंने जो पहली डिसऑर्डर डिस्कवर किया था उन्हीं के बेसिस पे इसको एडिसन डिसीज कहते हैं। ओके सो और सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज द सीक्रेटिन। क्या था? सीक्रेटिन, जो हम लोग आगे चलेंगे डिओडेनम से सीक्रेट होता है, आगे पढ़ेंगे जीआईटी के हार्मोन में। दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन, ठीक है। और सबसे पहला डिसऑर्डर, दिस वाज द फर्स्ट डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। और फादर कौन थे? एडिसन। ओके तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो एडिसन डिजीज़ क्या है? एडिसन इन तीनों के हाइपोसीक्रीशन से होता है। इन तीनों के हाइपोसीक्रीशन से होता है। हाइपोसीक्रीशन का मतलब क्या हुआ? अब अगर तीनों लेट मी चेक वंस, अगर तीनों का हाइपोसिक्रीशन होने लग जाएगा तो क्या होगा? एडिसन डिसऑर्डर हो जाएगा। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सोडियम आयन की कमी हो जाएगी, मतलब हाइपो, वी कैन से कह सकते हैं कि सोडियम आयन जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा और पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा, शुगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये जो नेक्स्ट कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे कॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, कोसिंग सिंड्रोम। तो मैं जस्ट अभी आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एडिसन डिजीज जो है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तीनों के हाइपोसिक्रीशन से होता है। कॉन्स सिंड्रोम और कुसिंग सिंड्रोम हाइपर सिक्रीशन से होता है। अब देखिए, कॉन्स सिंड्रोम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से होता है और कुसिंग सिंड्रोम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रीशन से होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें आप आ जाएंगे सी को, दोनों सी से ही है, ये तो हमें पता है। मिनरेलो में एक एन आ रहा है, यहाँ पे 2 एन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एक एन आ रहा है और यहाँ पे भी एन आ रहा है, कॉमन है, 2 एन है। हालांकि एक एन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लेकिन एक एन है और यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कोई एन नहीं है, ठीक है। तो आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? आप देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एक एन आ रहा है, कॉन्स में 2 एन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें 2 एन है। आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। जो कॉन सिंड्रोम है वो किसके हाइपर सिक्रीशन से होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और जो कुसिंग सिंड्रोम है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और विरिलिज्म मैंने आपको बता दिया, फीमेल्स में होगा विरिलिज्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। जल्दी इसको देख लेते हैं क्योंकि आज हम लोगों को इसको ख़त्म करना है। एड्रिनल मेड्यूला कलेक्टिवली 2 हार्मोन है। पहला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, या चलिए हम एड्रिनलिन लिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन में अंतर, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। देखिए हमारा जो मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल होता है, मेड्यूला भी एक्टोडर्मल है। एड्रिनल मेड्यूला की ओरिजिन कैसी एक्टोडर्मल है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ फाइबर्स मॉडिफाई होके एड्रिनल मेडुला बनाए हैं। तो आप बताइए, जब आप पढ़ते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो एक्साइटेटरी है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से क्या रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बात याद रखना,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल कोलिन। क्योंकि सिंपैथेटिक, मैंने पढ़ाया था आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाते टाइम कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के एनर्जी को लॉस करवाती है, ठीक है, वो आपके बॉडी को एक्साइटेड कंडीशन में लेके जाती है, जैसे गुस्सा आया या फिर जो भी है स्ट्रेस कंडीशन में लेके जाती है, ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको नॉर्मल करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब बात समझिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसी न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। और अगर है दोनों एक ही, अगर वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है तो उसको एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन कहते हैं। दोनों एक ही है, इफेक्ट दोनों का एक ही है। लेकिन अगर वो नर्वस सिस्टम से रिलीज हो रहा है तो इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहेंगे, और अगर ये मेडुला से रिलीज होता है तो इसको हम एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन कहेंगे। इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन, इसको हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट मतलब भय, डर, ओके। तो 3F या इमरजेंसी हार्मोन, ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कलेक्ट, इन दोनों के इफेक्ट लगभग एक जैसे। देखिए बच्चों में एक कन्फ्यूजन होता है, जैसे वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को समझते हैं कि एक बॉडी को एक्साइटेड कंडीशन में लेके जाता है, एक नॉर्मल करता है, वैसे ही बच्चे सोचते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता है, एड्रेनलिन एक्साइटेड कंडीशन में लेके जाता है, नॉर एड्रेनलिन उसका अपोजिट है। दोनों का फंक्शन एंटागोनिस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का फंक्शन एक जैसा है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। अंतर बस इतना है कि दिस इज़ मोर पोटेंट, इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, दिस इज़ मोर पोटेंट दैन दिस वन, ओके। बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए होता क्या है, इनके इफेक्ट क्या है, बस सब जगह आपको क्या करेगा, अलर्ट करवाएगा ये हार्मोन, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट करता है। और अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में है, एक्साइटेड कंडीशन में, तो पाइलो एरेक्शंस होता है ना, रेजिंग ऑफ हेयर, जिसको हम कहते हैं गूज बम, पाइलो एरेक्शन। पाइलो एरेक्शन का मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, रेजिंग ऑफ हेयर्स। बताइए इसके बाद क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कंट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ा देता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ा देता है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद क्या करता है, ये आपकी बॉडी में ग्लाइकोजिनेसिस भी करवाता है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, देखिए क्योंकि आपको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, आपको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए ना, स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो एनर्जी की ज़रूरत मतलब ग्लूकोज आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी तो एटीपी बनेगी ना, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है, मसल में है ना, मसल, लिवर, जो भी, जब हम लोग देखेंगे आगे इस चीज़ को, तो वो क्या करवाता है, स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। इसके अलावा ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को कम करवाता है, सेम उसके जैसा, किसके जैसा, ग्लूकेगॉन के जैसा, ठीक है ना। ग्लूकेगॉन मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए क्या करेगा, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा ना, और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को कम करेगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहे, तो सेम उसके जैसा काम करेगा। तो ये ग्लूकोजिनोलाइसिस करवाएगा, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस भी करवाएगा, फैट ब्रेकडाउन, और वी कैन से जहाँ से भी एनर्जी मिल सकती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको समझते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी कैन से एड्रिनल ग्लैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला ग्लैंड क्या है जल्दी से देख लेते हैं। अगला ग्लैंड है गोनेड्स। तो गोनेड्स के हार्मोन हम लोग देखते हैं, फटाफट देखते हैं जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट इज़ द गोनेडल हार्मोन्स। देखिए एक साथ पढ़ेंगे। गोनेड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
जल्दी बताइए मुझे कि जो गोनैड्स है उसकी ओरिजिन कैसी है। पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना, पढ़ाया, याद करिए। टेस्टिस ओवरी जो गोनैड्स है उसकी ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल। ओके, ओरिजिन मीजोडर्मल है। गोनैड्स के हार्मोन कैसे हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन है, एक्सेप्ट रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, ठीक है, ये प्रोटीनेशियस है। रिलैक्सिन और इनहिबिन क्या है, प्रोटीन। सो गोनैड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और गोनैड्स का काम क्या है, गैमीट्स प्रोड्यूस करना, गैमीट्स के साथ साथ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करना, गैमीट्स एंड हॉर्मोन्स। अब इनके अलग अलग काम है। गैमीट्स फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा और हॉर्मोन्स मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे हाँ, मेल गोनैड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे फीमेल गोनैड या फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो मेल गोनैड क्या है, टेस्टिस है। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने का बहुत मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ये क्या है, ओवरी। टेस्टिस इज ऑल्सो पेयर्ड, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है जो एब्डोमेन से बाहर होता है, ठीक है। टेस्टिस की लोकेशन क्या है, स्क्रोटम, जो कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन। और ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये जो इस बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इसीलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल सैक से बाहर होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। सो टेस्टिस में 2 पार्ट होते हैं। जब इसका हम सेक्शन लेंगे तो एक तो होगा उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। देखा है इसके बारे में हम लोगों ने। स्ट्रोमल सेल्स भी आप उसको कहते हो ना। इसी तरीके से फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में जो गोनैड्स है ना, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा। तो देखिए, एक तो है हमारा जो ओवरियन फॉलिकल्स, वहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, और दूसरे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ओवरी है, ओवरी में फॉलिकल्स होता है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और यही इंटरस्टिशियल सेल्स पे आपका LH एक्ट करता है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल से ये क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। और मेन टेस्टोस्टेरोन इज द एंड्रोजन, और मेन एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन। मेन एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। इस पर किसने एक्ट किया, LH या ICSH। मेल में LH को हम लोग ICSH कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ग्रोथ के लिए FSH, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH के साथ मिलके ही ये करवाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, को प्रोड्यूस। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है। मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, अब मैं जितना बोलने जा रही हूँ उसको समझिएगा। लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ग्रोथ के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए, लेडिक सेल्स के इसके बाद जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, क्या क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वी कैन से एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, जितने भी इसके एक्सेसरी पार्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, सब सारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, लाइक वी कैन से माउस्टेचेस ग्रोथ, बियर्ड ग्रोथ, मस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा लो पिच्ड वॉइस। मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल डिज़ायर को लिबिडो कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज द लिबिडो।
ओके, तो ये सारी चीज़ें, और तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, प्योरली मेल हार्मोन। ओके, एंड्रोजन कई टाइप का होता है। एक एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो बस और बस मेल में रिलीज होता है, एक एंड्रोजन अभी मैंने बताया था डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोजन जो मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। तो एंड्रोजन कई टाइप के होते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो मेल सेक्सुअल डिज़ायर या मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो कहते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है प्रोटीन्स और लिपिड पे, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब प्रोटीन्स और लिपिड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसका मेल गोनेड के हॉर्मोन्स, ये है। फीमेल गोनेड क्या है, ओवरी है। पहला काम आपका है ओवरी का क्या है, ओव्यूल मतलब ओवम रिलीज़ करना, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ करना। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है ओवरियन फॉलिकल्स और एक है कॉर्पस ल्यूटियम। जो ओवरियन फॉलिकल्स है ना वो रिलीज़ करता है मेन हार्मोन दैट इज़ द ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब जब ओवरियन फॉलिकल से एक मेच्योर ओवरियन फॉलिकल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ये हम लोग रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी काम भर का बस पढ़ लीजिए क्योंकि इसको कवर करना है, इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही हूँ। जो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाए, ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवम, एक्चुअली दैट इज़ नॉट द ओवम, वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। तो वो रिलीज़ होने के बाद क्या बनेगा, वो जो पार्ट बच जाता है फॉलिकल का उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि वो येलो कलर का पार्ट होता है, और उससे रिलीज़ होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, सारे के सारे फीमेल सेक्स बिहेवियर्स, फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या एक्सेसरी ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए, ठीक है, ढेर सारे पार्ट जो भी फीमेल के हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल के, उनके डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा ये ओवरियन फॉलिकल के भी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन, और रिलीज़ भी वहीं से होता है। ओके, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर जो भी, जैसे हाई पिच्ड वॉइस हो गया, फीमेल सेक्स बिहेवियर्स लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब कौन करता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इज़ द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन इसको हम कहते हैं। क्यों, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझना है। पहला फंक्शन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस की एंडोमेट्रियम को थिक, भाई देखिए प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम थिक ही चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो थिकेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वी कैन से प्रेगनेंसी का पहला काम है, मतलब यूटरस को के मेम्ब्रेन को या लाइनिंग को थिक करना। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में ये कॉर्पस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है, और आगे मतलब ओवरी से रिलीज़ होता है, आगे चल के ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरी से रिलीज़ होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। ये बात आपको अच्छे से मेरी सारी बात को ध्यान से सुनना है। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी को मतलब ये एंडोमेट्रियम को थिक बनाने का काम करता है, और दूसरा काम इसका इफ़ेक्ट ब्रेस्ट पर भी है। ब्रेस्ट की जो एल्वियोलाई होती है, जो इस मिल्क स्टोर करती है, उसके डेवलपमेंट, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है, और ये स्टिमुलेट करता है मिल्क सिक्रीशन की प्रोसेस को भी। मिल्क सिक्रीशन की प्रोसेस, मिल्क सिक्रीशन हमने प्रोलैक्टिन पढ़ा है जो मिल्क प्रोडक्शन और सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मिल्क सिक्रीशन या मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने का काम भी कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टिमुलेट करता है। बात समझ में आ रही है। एस्ट्रोजन का भी एक, देखिए सारे के सारे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अब आप बताइए ब्रेस्ट डेवलपमेंट में ये ब्रेस्ट के अंदर जितनी भी डक्ट हैं, ठीक है ना, डक्ट सिस्टम को ये क्या करता है, वी कैन से डक्ट बनाने में या डक्ट सिस्टम के मैच्योरेशन में
रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने समझा कि हमारे पास ऐसे 4 हार्मोन हैं जो एक साथ क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। ठीक है, 2 आर मोर देन 2 हार्मोन्स, मेरी बात ध्यान सुनना, विच आर एक्टिंग ऑन द सेम ग्लैंड। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर, फर्स्ट क्या है, क्या नाम दिया हमने, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। तो देखिए अब हम लोग इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। सिनर्जिस्टिक हार्मोन में कौन कौन आ गया, एस्ट्रोजन, ध्यान से देखिएगा, जितने भी फीमेल के हार्मोन अभी हमने बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, जो बस फीमेल में है उसकी बात हम लोग करेंगे। तीसरा क्या है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब के सब कैसे हार्मोन है, सिनर्जिस। एस्ट्रोजन ग्लैंड, ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर डेवलपमेंट में, प्रोजेस्ट्रॉन एल्वियोलाई डेवलपमेंट में, एल्वियोलर सैक जो ब्रेस्ट में मिल्क को स्टोर करता है। ठीक है ना, इसके अलावा प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन और ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेक्शन। तो दिस इज द सिनर्जिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हार्मोन बताइए क्या होते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब जिनके इफेक्ट एकदम अपोजिट हो। तो बताइए एंटागोनिस्टिक हार्मोन में कौन कौन आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एंटागोनिस्टिक हार्मोन में कौन कौन आ जाएगा। एक तो हो गया ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, हो गया ना, जल्दी से। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया PRL, अरे मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेलेटोनिन एंड मेलानिन। अरे पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया है। मेलेटोनिन एंड मेलानिन एक पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक लाइट पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पढ़ाया है मैंने आपको। और इसके अलावा ये कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन, ये हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर, ये हाइपोकैल्सीमिक। इसी तरीके से ये हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है और ये हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर। तो बाकी ये क्या करता है, मेलेटोनिन मेलानोसाइट या मेलानिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट इफेक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब कुछ देखिए नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है, उसको मैं एक बार फिर से बता दूं कि एक तो हो गया आपके ये एट्रियल वॉल से, हार्ट से रिलीज़ होने वाला हार्मोन ANF बताया था, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यूरेटिक फैक्टर है ना। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, जल्दी से बताइए, डिक्रीज करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज, जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं जेजी सेल से क्या रिलीज होता है, एरिथ्रोपोइटीन। ये क्या करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है आरबीसी के मैच्योरेशन में। तो आरबीसी मैच्योरेशन, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसके अलावा अब हम लोग जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जीआई ट्रैक्ट का हार्मोन क्या है, जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन कौन कौन से हैं, जीआईटी के 4 हार्मोन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, मैं एक एक को डिस्कस कर दे रही हूँ। सबसे पहला हार्मोन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ द गैस्ट्रिन। दूसरा हार्मोन हम लोग देख लेते हैं सिक्रीटीन। तीसरा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। और फोर्थ हार्मोन है जीआई गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब देखिए जो ये है गैस्ट्रिन है, ऑब्वियस सी बात है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। सिक्रीटीन डिओडोनम से रिलीज होता है, ये भी इंटेस्टाइन मतलब डिओडोनम और जेजुनम से रिलीज होता है, ये भी डिओडोनम एंड जेजुनम से रिलीज हो, ये डिओडोनम से रिलीज होता है। बात समझ में आ रही है। इनका इफेक्ट क्या है, ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रमोट करते हैं, HCl एंड पेप्सिनोजन रिलीज करने के लिए, HCl एंड पेप्सिनोजन रिलीज करने के लिए। ये
सिक्रीट होते हैं डिओडेनम से, लेकिन इनका इफेक्ट है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे। किस पे? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे। ये है एक्चुअली एंडोक्राइन पार्ट है। क्या ये एंडोक्राइन पार्ट हैं? जीआईटी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एंडोक्राइन पार्ट हैं। एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट है पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे, और वहाँ से ये वाटर और बाइकार्बाइन को रिलीज करने के लिए प्रमोट करते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? कोलेसिस्टेकाइनिन जो है वो डिओडेनम और जेजुनम के एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं, और इनका इफेक्ट दोनों पे है, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पे। पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। ठीक है। और ये जीआईपी क्या करवाते हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटर, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। तो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हैं ये। तो दीज आर द जीआईटी ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ नॉन एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, नॉन एंडोक्राइन पार्ट होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। मेरी बात समझना है, नॉन एंडोक्राइन पार्ट होते हैं जो रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर। मतलब कुछ नॉन एंडोक्राइन पार्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ तक बात क्लियर? ओके, क्लियर। अब हम लोग इसका लास्ट चीज़ देखेंगे। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से इसको देख लेना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हमारे पास दो तरीके के हार्मोन्स हैं। हमारे पास दो तरीके के हार्मोन हैं। एक या तो अमाइनो एसिड है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, या प्रोटीन है, या पॉलीपेप्टाइड है, व्हाटएवर। मतलब एक कैसा है? प्रोटीनीशियस है। एक हार्मोन कैसा है? प्रोटीनीशियस है, और दूसरा स्टेरॉयडल है। अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड करें तो हार्मोन दो ही कैटेगरी में आएगा। एक है प्रोटीनीशियस और एक कैसा है? स्टेरॉयडल लिपिड। तो देखिए, जो प्रोटीनीशियस होगा, ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है, जो प्रोटीनीशियस होगा उसके रिसेप्टर तो सेल के अंदर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई वो प्रोटीनीशियस है, तो वो सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर पाएगा वो हार्मोन, क्योंकि सेल कैसी होती है? लिपिड नेचर की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके रिसेप्टर सेल के अंदर नहीं होते, उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की है, थ्रू आउट जिस बाइलेयर लिपिड है ना, तो दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? इंट्रासेलुलर होते हैं। तो देखिए, रिसेप्टर दो तरीके के हो गए। एक हो गया इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, और दूसरे कौन हो गए? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जल्दी से बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसके होंगे? ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एक्सेप्ट द स्टेरॉयडल हार्मोन। तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा स्टेरॉयडल हार्मोन। बात समझ में आ रही है? बताइए, स्टेरॉयडल हार्मोन हमने आपको पढ़ा दिया है, तीन ही जगह है। थायराइड, हालांकि आपके एनसीईआरटी में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को आयोडोथायरोनिन दिया है, लेकिन वो भी स्टेरॉयडल हार्मोन है। गोनेड्स के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड के आयोडाइज्ड हार्मोन हमने पहले आपको पढ़ा दिया है। ये सब इंट्रासेलुलर होंगे। इंट्रासेलुलर में भी मोस्टली होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। तो देखिए, इनके रिसेप्टर, ये हार्मोन हो गए, ये हार्मोन हो गए, और इनके रिसेप्टर कहाँ हो गए? इनके रिसेप्टर हो गए मेम्ब्रेन बाउंड। और इनके रिसेप्टर, ये तो हार्मोन हो गए, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हैं। ये रिसेप्टर, ये हार्मोन, ये रिसेप्टर और ये हार्मोन। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब बात समझना है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? दिस इज द जीन, दिस इज द जीन।
अब आप ध्यान से समझिए। अब ये वाले जो हार्मोन हैं, जो भी प्रोटीनीशियस हार्मोन है, ऑल हार्मोन प्रोटीनीशियस हार्मोन जितने भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, कैटेकोलअमाइन, बात समझ में आ रही है? कैटेकोलअमाइन मतलब अमाइन, वो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइड, प्रोटीन्स, लॉन्ग पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड, सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो ये जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो क्या बनाएंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए इनको एक और मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज़ द फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन क्या होते हैं? फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। लेकिन जो हार्मोन सॉरी, ये हार्मोन है और ये रिसेप्टर है। जो हार्मोन मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सेकेंडरी मैसेंजर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कई हो सकते हैं। एक हो सकता है साइक्लिक AMP, ठीक है, साइक्लिक GMP, ध्यान समझना। दूसरा हो सकता है IP3 को कहते हैं इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, 1 2 3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट। एक होता है DAG का मतलब होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी होता है, इसके अलावा नाइट्रेट भी होता है, ठीक है। तो ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हार्मोन बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, अब इसने एक सेकेंडरी मैसेंजर को, ठीक है, साइकिल, जैसे ये इसने ATP को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP ने, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, इसने A मॉलिक्यूल को B में कन्वर्ट किया, B ने C को D में कन्वर्ट किया, D ने E को F में कन्वर्ट किया, और F ने ऐसे ऐसे करके, मतलब एक जो चेन चलती रहती है, ये क्या करते हैं, वह एक दूसरे को कैस्केड लाइक एक्शन होता है, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए जाके इसके मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एक्ट करते हैं, और ये सारे के सारे सेकेंडरी में। और मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी रिसेप्टर हैं या जितने भी प्रोटीनीशियस हार्मोन हैं उनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि एक मिनट, जबकि ये जो हार्मोन हैं, कौन से, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन डायरेक्टली आ जाएंगे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और ये डायरेक्टली जाएंगे किसी जीन को या तो एक्टिवेट कर देंगे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या किसी को इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरीके से इनका मैकेनिज्म, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता दूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया है। तो ये आपका ब्लड है, ठीक है ना, या ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया है। तो ये किससे सेंस किया जाएगा? ये सेंस किया गया आपकी जो पैनक्रियाज है उसके अल्फा सेल से। अल्फा सेल ने क्या रिलीज़ किया? ग्लूकेगॉन। अब ये ग्लूकेगॉन का, जल्दी से मेरी बात को समझना है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्लूकेगॉन का टारगेट कौन है? हिपैटोसाइट्स। क्योंकि हिपैटोसाइट्स के अंदर क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लीवर सेल के अंदर ही तो स्टोर होता है ना। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ, ये सेंस किसके द्वारा किया जाएगा? अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज, उसने रिलीज किया ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का टारगेट कौन? हिपैटोसाइट। इंसुलिन का टारगेट कौन है? हिपैटोसाइट एज वेल एज एडिपोसाइट। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, अब देखिए, ये है हिपैटोसाइट, तो ये है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन एक प्रोटीनीशियस हार्मोन है, तो इसके रिसेप्टर बाहर ही होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे इसके रिसेप्टर। इसने आया अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, इसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर से इसने इसको एक्टिवेट, इसने इसको एक्टिवेट, इसने इसको एक्टिवेट। फाइनली क्या हुआ? ये वाला जो फाइनल मॉलिक्यूल है
ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और ये एंजाइम जाएगा क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर है ना उसको ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा। ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा और अब ये ग्लूकोज यहाँ पे एक चैनल को मतलब एक चैनल होता है GLUT4, ये भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा GLUT4, ठीक है, या ग्लूट, आपको पता है ग्लूकोज ट्रांसफ़र, ये GLUT4 आपके बुक में दिया है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आता है, ऐसा नहीं, ग्लूकोज को सेल के अंदर और बाहर दोनों लेके आ सकता है। ये ग्लूकोज जाने लगेगा लीवर से ब्लड में, ये ग्लूकोज कहाँ जाने लगेगा, लीवर से जाने लगेगा ब्लड में, और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। कितना आसान है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन आसान है ना। इसी तरीके से देखिए दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो ये सेंस किया जाएगा बीटा सेल्स और इसने रिलीज़ किया इंसुलिन। तो इंसुलिन भी एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है, इसके रिसेप्टर भी कहाँ होंगे, लीवर और एडिपोसाइट्स में। मान लीजिए कोई लीवर सेल या एडिपोसाइट्स है, इंसुलिन के आके बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, इसने इस तरीके से क्या किया, एक्टिवेट किया, और इसने फाइनली क्या किया, एक ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट किया जिसने GLUT4 को ग्लूट को एक्टिवेट किया और ग्लूट गया मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और ये ब्लड से ग्लूकोज को लेके आने लगा अंदर, और जब ये ब्लड से ग्लूकोज को अंदर लाने लगा तो ग्लूकोज को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जो शायद मैं भूल गई हूँ, मैंने एंटागोनिस्टिक हार्मोन बताया, मैंने सिनर्जिस्टिक हार्मोन बताया, मैं ट्रॉफिक हार्मोन बता देती हूँ। ट्रॉपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं बच्चों जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उनका टारगेट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर टारगेट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ रही है। जैसे अब बताइए, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन हैं वो तो ट्रॉपिक हार्मोन हैं, क्योंकि वो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से और उनके टारगेट पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर उसके बाद देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के मोस्ट ऑफ हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के, जैसे पहला ग्रोथ हार्मोन तो एक ऐसा एक्सेप्शन है जो बॉडी के हर एक सेल उसके टारगेट होते हैं। मैंने पहली ही बार में आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन इज़ द ओनली हार्मोन जिसका टारगेट बॉडी का हर एक सेल होता है। फिर देखिए उसके बाद कौन सा हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ट्रॉफिक हार्मोन हो गया। बात समझ में आ रही है। ट्रॉपिक, इसका ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इसका टारगेट भी थायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स इसका टारगेट है। इसके अलावा और क्या है जल्दी से बताइए, GNH, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का टारगेट भी क्या है, गोनेड्स है ना, मतलब FSH और LH है ना। तो ये सब क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगले लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, हालांकि अभी NCERT फर्स्ट पे ही रहेंगे, मे बी यूनिट सेकेंड या यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।